नमस्कार। तो शाम के 7:30 बजने वाले हैं, यानी कि वक्त है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो बड़ी खबर आई है, अब आखिरकार कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने हरी झंडी भी दे दी है और बड़ी खबर यह है कि 18 मार्च को राज्य कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। हालांकि तारीख अभी तय नहीं है, तो माना जा रहा है कि बजट सत्र के बाद गैरसैंण में ही नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट विस्तार की उम्मीद जरूर करनी चाहिए। तो साफ साफ संकेत है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार अब राज्य में चुनाव से ठीक पहले होने जा रहा है। तो काफी लंबे समय से पद खाली हैं, तो विस्तार की पुष्टि मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। तो अब जबकि ये संकेत मिलने लगे हैं कि कैबिनेट का विस्तार होगा, तो साथ में अब कई चेहरे भी चर्चा में आ गए हैं। बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट, कपकोट से विधायक बलवंत सिंह भौरियाल, खटीमा से विधायक पुष्कर धामी, विकासनगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पिथौरागढ़ से विधायक चंद्रा पंत का नाम अब चर्चा में है। 2 दिन के दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लौटे और इस बीच दिल्ली से अलग अलग चर्चाएं भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार की बात है, सरकार के 4 साल कंप्लीट हो रहे हैं और 7-8 मंत्रियों से मुलाकात, यानी उत्तराखंड के लिहाज से एक बड़ा दौरा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को। उन्हीं से जानते सर, पहला सवाल ये कि कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। बड़ी स्वाभाविक बात है, क्योंकि अभी कैबिनेट में कुछ पद खाली हैं, तो ये चर्चा होना स्वाभाविक बात है। प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, अध्यक्ष जी से मिले हैं, तमाम मंत्रीगणों से मिले हैं, तो इस तरह की चर्चा अगर हुई है तो अस्वाभाविक नहीं है। मतलब उम्मीद करें निश्चित रूप से जो मुलाकातें आपकी मंत्रियों से रही है या अमित शाह जी से रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रही, उत्तराखंड के प्रोस्पेक्ट में आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा रहा है। तमाम विभागीय मंत्रियों से जो बातचीत हुई है, उससे उत्तराखंड को हज़ारों करोड़ की सौगात मिलने वाली है। जो हमारे आने वाली जो ज़रूरतें हैं वो उनको पूरा करेंगी, चाहे सड़क से संबंधित हों, पानी से संबंधित हों, सिंचाई से संबंधित हों। ऐसी तमाम तरह की जो हमारी आवश्यकता हैं, कुछ हमारे पेंडिंग था हमारा खाद्य मंत्रालय में, तो वहाँ से भी हमको धन मिल जाएगा। ऐसी जो सबसे बड़ी जो हमको सफलता मिली है कि मैंने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी को एक प्रस्ताव दिया था कि जो सिंचाई की नहरों के लिए हम 2.5 लाख रुपया हेक्टेयर ये पैसा देते हैं नई गुलों के लिए, उसके निर्माण के लिए। तो मैंने कहा कि पर्वतीय जो परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं है, इसको 3.5 लाख होना चाहिए। और उन्होंने बहुत सहजतापूर्वक 3.5 की बजाय 4 लाख का प्रस्ताव उन्होंने वित्त मंत्रालय को भेजा है, जिस पर उन्होंने अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। ऐसी हमारा जो अर्बन मिशन जे मिशन 2 है, जो उसमें उत्तराखंड की तरफ से एक प्रस्ताव गया था कि सभी नगर पंचायतों को इसमें लेना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में बहुत छोटी छोटी पंचायतें हैं। तो उसको लेकर भी माननीय मंत्री जी ने और जल संसाधन मंत्री जी ने हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हों, दोनों ने हमको कहा है कि हम अपना प्रस्ताव फाइनेंस मिनिस्टर को भेजेंगे और फाइनेंस मिनिस्टर से भी मेरे बारे में बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री से बद्री केदार पे भी आप? प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस इस बार चमोली की आपदा को लेकर था। उसकी बड़ी बारीकी से उन्होंने उसकी बातचीत मुझसे की, हर पहलू पर उन्होंने मुझसे बातचीत किया है और कहा है कि जो भी मदद हो सकती है, जितनी जल्दी बॉडी रिकवर हो सकती हैं, वो काम करना चाहिए। केंद्र से जो भी सहयोग चाहिए वो सहयोग आपको मिलता रहेगा। धामों के डेवलपमेंट पे? हाँ, धामों के डेवलपमेंट को लेकर तो उन्होंने पूछा कि कब केदारनाथ का पुनर्निर्माण फिर शुरू हो जाएगा, कब बद्रीनाथ जी के जो मास्टर प्लान के तहत वहाँ पर काम होने हैं, कब तक उसकी कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। इन सारे विषयों पर उनसे बातचीत हुई है। चुनाव पे कोई चर्चा हुई? नहीं, चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं। तो ये तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कैबिनेट विस्तार की जो खबरें हैं वो बेहद पुष्ट हैं, जिस लिहाज से चर्चाएं इसकी हो रही है कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है और 18 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल कंप्लीट होंगे। और ऐसे में अब जबकि मुख्यमंत्री ने बात स्वीकार की है कि कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं गलत नहीं है और वो उनके पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर है, तो अब इंतजार जरूर रहेगा कि कब कैबिनेट विस्तार होगा। और दूसरी बात ये कि वो विधायक जो पिछले लगभग 3.5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार होगा, उनका इंतजार भी जल्द खत्म हो सकता है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
मुख्यमंत्री आज उधम सिंह नगर के नानकमत्ता भी पहुंचे, जहां नानकमत्ता गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका और उसके बाद नानकमत्ता विधायक की बेटी के शादी समारोह में भी शामिल हुए। इसके बाद सितारगंज के एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया और फिर देहरादून के लिए रवाना हो गए। 22 विधानसभा चुनाव में बीजेपी दूसरी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा सकती है, तो सियासत इसको लेकर अभी से गरमाने लगी है। सर्दियों की विदाई और गर्मियों के आने के बीच उत्तराखंड का सियासी तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। खासतौर पर एक पार्टी के नेताओं के दूसरे में जाने की चर्चाएं गर्म हैं। 2017 में कांग्रेस के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाने वाली बीजेपी इस मामले में खासी सक्रिय है। बीजेपी नेताओं के बयानों से साफ है कि वो दूसरी पार्टी के नेताओं के स्वागत के लिए तैयार है। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम में सारे दरवाजे खुले रखे जाते हैं और आपने देखा होगा कि जैसे लोग बंगाल में आ रहे हैं, अगर यहाँ भी आ जाएं तो हमें कोई आपत्ति किसी के साथ नहीं। हालांकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि उनका कोई भी नेता दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा, क्योंकि कांग्रेस 2022 में सत्ता में वापसी कर रही है। कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा जो कांग्रेस में है। आज की चुनौतियों में कांग्रेस का जो कांग्रेसमैन है या वो जो है भाजपा में जाने की सोच नहीं सकता। खुद हरीश रावत सीएम रहते हुए दल बदल का सामना कर चुके हैं और इस बीच फिर से कांग्रेस के कुछ नेताओं की बीजेपी में जाने की चर्चा गर्म हो रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कितने नेता अदला बदली पर भरोसा करते हैं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। और इधर विधानसभा का जो बजट सत्र है वो गैरसैंण में होना है, तो चमोली प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिला प्रशासन ने सभी विभागों के साथ बैठक की है और सभी की जिम्मेदारी तय कर दी है। साथ ही लाइजन ऑफिसर्स की तैनाती भी की गई है। त्रिवेंद्र सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा, लिहाजा इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और काफी हंगामेदार रहने के भी पूरे आसार हैं। हमारे व्यवस्था में लगे हुए अधिकारियों की भी बैठक की जा चुकी है, लाइजन ऑफिसर्स की भी की जा चुकी है और हम रेगुलरली सभी से संपर्क में हैं। खाने पीने रहने वगैरह की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब कुछ की जा चुकी हैं ऑलरेडी और अब वो फाइनल टचेस बचे हैं जिसको कि हम लोग खुद मॉनिटर करेंगे। उत्तराखंड पुलिस को आज महिला कमांडो का दस्ता मिल गया। 22 महिला कमांडो के इस दस्ते ने कड़ी ट्रेनिंग के बाद पुरुष भी इसमें शामिल हैं। देहरादून में इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और महिला कमांडो दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो महिला कमांडो दस्ता एटीएस का हिस्सा होगा और आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए एटीएस के साथ मोर्चे पर तैनात रहेगा। लेकिन महिला कमांडो की पहली तैनाती हरिद्वार के महाकुंभ में होगी। महिला कमांडो के अलावा देहरादून की चीता पुलिस को भी स्मार्ट बनाया गया है। तो राज्य के महिला कमांडो देश के दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार है। 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर इन महिला कमांडोज की खासियत क्या है और कैसे ये मुश्किल हालात में दुश्मन को मात देने का मादा रखते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए जरा कि किस तरह की कड़ी ट्रेनिंग इनको हुई है और हर मोर्चे के लिए ये महिला कमांडो पूरी तरह से तैयार है। यानी कि कितने भी मुश्किल हालात हो उन सबसे निपटने का हुनर इन्होंने सीख लिया है। लाइन ऑर्डर की दृष्टि से एक शांति प्रिय राज्य है, लेकिन जब हम महिला कमांडो की बात करते हैं या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि केवल और केवल लाइन ऑर्डर की सिचुएशन जब खराब होती है ऐसे में ही वो काम नहीं करेंगी, बल्कि उससे उनका जो मानसिकता है उसमें भी परिवर्तन आता है। और इससे जो यहाँ पर सैकड़ों जो बच्चियाँ यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को देख रही थी, उनके मन में भी एक जोश और उत्साह होता है कि हाँ, हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से बहुत लंबे समय से ये चीज़ चल रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण एक किया और डीजीपी साहब सबका बहुत समर्थन था। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो। बस ये कोशिश है कि प्रयास करें हम लोग कि इस देश में ना हम ये जो बात करते हैं कि महिला या पुरुष वाला दोस्त छोटी सी चीज़ है, जो मेहनत करे उसकी इज्जत करें, बस इतना सा।
उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय के पास एक कार में भीषण आग लग गई। गंगोत्री हाईवे पर गंगोरी के पास कार में अचानक आग लगी। इस दौरान कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बड़ा जोखिम भरा ये पूरा माहौल बन गया। तो फिलहाल कार तो तबाह होगी, लेकिन राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पुलिस वाले रुद्रप्रयाग के गुलाबराय मैदान के पास भीषण आग लगी हुई है और तेज हवाओं की वजह से आग लगातार बढ़ रही है, लगातार फैल रही है, जिससे आसपास के आबादी वाले इलाकों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन घंटों बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 अज्ञात युवाओं ने आग लगाई है, जिसे वनकर्मियों ने बुझा दिया था, लेकिन बाद में हवा की वजह से आग फिर तेजी से फैलती चली गई। का प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, तो तब तक आंधी आई तेज और वो आग फैलने लगी। तब भी हमारे लोग अभी भी आग बुझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड में हैं। तो 1.5 साल बाद अपने गृह राज्य पहुंचे, अपने घर पहुंचे। पहले कैंसर से जंग जीती और उसके बाद कोरोना काल आ गया। तो ऐसे में 1.5 साल बाद अपने घर आए अनिल बलूनी से न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। तो सुनिए जरा क्या कुछ राज्य के बारे में सोचते हैं, राज्य से बाहर रहकर भी। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी करीबन 1.5 साल बाद उत्तराखंड लौटे हैं। हमारे साथ आज बलूनी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अनिल जी, आप 1.5 साल बाद आए हैं, आप एक लंबी बीमारी से भी लड़के आए हैं, कैसा अनुभव है? देखिए, मैं आप सब लोग, आपके दर्शक भी सब लोग जानते हैं कि मैं 2018 में मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया था और उसके बाद से मैं लगातार इलाज अपना करा रहा था। और जैसे ही इलाज पूरा हुआ उसके बाद कोरोना आ गया और लगभग 1.5 वर्ष से अधिक का समय हो गया कि मेरे को अपने घर से, राज्य से दूर रहना पड़ा। मेरे लिए बड़ा भावुक क्षण है कि मैं वापस अपने राज्य आया हूँ, अपने इष्ट मित्रों के साथ मिल रहा हूँ। मैंने ये तय किया था कि जब मैं उत्तराखंड आऊँ तो अपने गांव से अपनी यात्रा को शुरू करूँ और अपने पुरखों का, अपने इष्टों का, अपने कुल देवता देवी का, ग्राम देवताओं का, सबका आशीर्वाद लेके उत्तराखंड के लिए हम लोग काम करना शुरू करें। तो इसलिए मैंने ये शुरू किया और मैं गांव से मैंने अपनी यात्रा को शुरू किया है और मुझे लगता है कि और शक्ति के साथ उत्तराखंड के विकास के लिए काम करना शुरू करेंगे। लगातार जितने समय में आप दिल्ली में रहे हैं, आपने इश्यूज उठाते रहे हैं उत्तराखंड के, एयर कनेक्टिविटी का, रेलवे का भी। अभी सीएम भी गए थे, उन्होंने भी कुछ इस इशू पे करा। 2 ट्रेन्स चलवाई हैं आपने दिल्ली की तरफ। और क्या कुछ आपको नए प्रोजेक्ट्स लगते हैं जो उत्तराखंड की तरफ? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछला 1.5 वर्ष था, मैं जरूर उत्तराखंड से दूर रहा, लेकिन शारीरिक रूप से दूर रहा, मैं मन से कभी दूर नहीं रहा। हम लोग उत्तराखंड के लिए एक अच्छा वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल ला सके, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं और मेरा पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड की जनता को भी वैसा ही इलाज मिले जैसा मुझे मिले, ये मेरा संकल्प है। जी अनिल जी, कनेक्टिविटी, क्योंकि पहाड़ में अब एयर कनेक्टिविटी जब से होनी शुरू हुई है तब से लोगों को बड़ा फायदा मिला, उसके एक्सपेंशन की दिशा में और क्या कुछ हो सकता है? ऐसी कुछ बातचीत वगैरह हुई? देखिए, एयर कनेक्टिविटी में हम लोग लगातार बात करें। मेरे हरदीपुरी साहब से भी कई बार मेरी बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने भी परसों मुलाकात की है और हम लोग एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी, ये 3 चीज़ों पे हम लोग, हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार हमारी काम कर रही है। जब कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो विकास भी होगा, लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम पूरे समय काम करते हैं। चुनाव जीते हारे ये हमारे लिए वो नहीं होता है। हमारे लिए अलग सरोकार है, जनता के सरोकार, उनके लिए हम काम करते हैं। चुनाव उसका बाय प्रोडक्ट होता है। वो चुनाव जीतेंगे, वो तो जब हम अच्छा काम करेंगे जीतेंगे ही। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात अभी पिछले दिनों कही कि सबका साथ होगा तो विकास होगा ही होगा, और विकास होगा तो लोगों को विश्वास होगा। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी प्रकार से जब आप काम करोगे तो चुनाव तो अपने आप जीत जाओगे। हम चुनाव के बारे में चर्चा सोचते नहीं हम लोग। एक छोटे स्टेट्स में एक पैटर्न है अमूमन कि एक बार एक पार्टी की सरकार आती है, एक बार एक पार्टी की सरकार आती है। आपको लगता है क्या ये मिथ टूटेगा? देखिए, मैं आप लोगों से हर वक्त कहता हूँ, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप देखिए, ऐसा तो होता था ना कि हर बार सांसद जीते थे, फिर अगली बार दूसरे सांसद जीते थे। इस बार वो मिथक टूट गया। 5 सीटें हम जीते थे, हम 5 सीटें दोबारा जीत गए। इस बार ये वाला 1 साल के बाद ये मिथक भी टूट जाएगा। हम इस बार भी जीते थे, 17 में भी जीते थे, 22 में भी जीत जाएंगे। जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। मोदी जी के बारे में तो किसी को शंका ही नहीं है।
उत्तराखंड के अंदर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, लोगों को लगता है कि ये लोग ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि ये विकास के लिए गंभीर है, हमारे दुख दर्द को समझते हैं, तो लोग आशीर्वाद देते हैं। मेरा 3 साल का कार्यकाल हो रहा है, 1.25 साल जरूर, 1.5 साल मेरे बीमारी के कारण थोड़ा उसमें आउटपुट कम आया। आने वाले 3 साल और गति के साथ इस उत्तराखंड के लोगों की सेवा में हम लोग लगाएंगे। बहुत धन्यवाद अनिल जी। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल बलूनी, जिनका कहना है कि अब ये मिथ टूटेगा और 22 में दोबारा से बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में भी आएगी। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 ऋषिकेश। और पिछले 1 साल से बंद राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजेस अब फुल टाइम खुलने जा रहे हैं और 1 मार्च से सभी कॉलेज खुल जाएंगे। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आनंद वर्धन ने इसके आदेश जारी किए हैं। तो कोरोना की वजह से यहाँ बंद पड़े थे, लेकिन अब जब खुल रहे हैं तो भी कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करते हुए सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी को ऑफलाइन खोलने का निर्देश दिया है, जिसमें फर्स्ट और लास्ट सेमेस्टर के ग्रेजुएशन के थियरी और प्रैक्टिकल दोनों की क्लास ऑफलाइन मोड पर चलाई जाएंगी। यानी कि अब कॉलेज में छात्रों का पहुंचना शुरू हो जाएगा। उच्च शिक्षा के जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोविड-19 के मानक और भारत सरकार और राज्य सरकार के संबंधित विभागों के जो दिशा निर्देश हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 1 मार्च से उनको फिजिकली ओपन करने का। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में छात्रों का पिछले कई घंटों से प्रिंसिपल ऑफिस में हंगामा चल रहा है। छात्र कह रहे हैं कि हम लगातार कॉलेज गए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित दिखाया गया, जिस वजह से तकरीबन 300 बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही।